जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फीफा वर्ल्ड कप इस समय कतर में चल रहा है। कतर में चल रहे इस फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर कई सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं। जिस तरह की पाबंदियां कतर में लगाई गई हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर वर्ल्ड कप नहीं मानो कुछ और धार्मिक कार्यक्रम चल रहा। अब ऐसे में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर वो क्या सर्कमस्टांसेस थी जिनके बीच में फीफा ने जो वर्ल्ड कप की मेजबानी है वो कतर को दी, जहां पर फुटबॉल का इतना कोई बड़ा कल्चर भी नहीं है। सबसे बड़ा धक्का तो भाई इस वर्ल्ड कप के चीफ प्रमोटर बियर कंपनी बडवाइजर को लगा, जिनको कि वहां पर एडवर्टाइजमेंट ही करने से रोक दिया गया। मतलब कोई एक संगठन किसी एक देश से कैसे इतना झुक सकता है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाली कंपनियों को बोल दे कि भैया आप बाहर रुकिए। बडवाइजर ने भी सीधे तौर पर इसको लेकर चेतावनी दी है कि भैया ये आपने बहुत गलत किया है। तो ऐसे में लोगों के मन में जो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कतर को कैसे मेजबानी मिली है इस फीफा वर्ल्ड कप की, उस बारे में जरा बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट के देश कतर को जब फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन का अधिकार मिला था, तब से ही इस फैसले पर लगातार विवाद चल रहा था। आरोप लगाया गया कि फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी करी गई थी। इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई, कई सारे प्रदर्शन हुए और सबसे बड़ी बात यह रही कि कतर पर फीफा के अधिकारियों का वोट खरीदने का भी आरोप लगा। वैसे कई सालों तक फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर कतर को फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन का अधिकार देने के फैसले का बचाव करते रहे, लेकिन इसी महीने सेप ब्लैटर ने कबूल किया है कि कतर को चुना जाना एक गलती थी। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि सेप ब्लैटर के इस बयान को लेकर यही माना जा रहा है कि वे खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को कमजोर करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि कतर को फीफा वर्ल्ड कप दिए जाने में सेप ब्लैटर समेत कई फीफा अधिकारियों के वोट ही काम आए थे। खैर, तमाम आरोपों के बावजूद खाड़ी देश कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन का आगाज हो चुका है। तो आइए जरा जान लेते हैं कि कतर को आखिर कैसे मिला फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करने का अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वोट कैसे जीते जाते हैं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान बनने के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया के साथ कतर भी शामिल था। फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान बनने के लिए फीफा के 22 अधिकारियों के वोटों से फैसला होना था। इस प्रक्रिया के पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था, दूसरे राउंड में जापान और तीसरे राउंड में दक्षिण कोरिया बाहर हो गया, और निर्णायक और आखिरी राउंड में अमेरिका को सिर्फ 8 वोट मिले, जबकि कतर ने 14 वोट पा लिए। कतर की ये जीत चौंकाने वाली थी, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कतर को इतनी आसानी से वोट आखिर कैसे मिल सकते हैं। अब देखिए, कतर को फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान बनाए जाने के ऐलान के कुछ ही समय के बाद फीफा के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू हो गए। 22 अधिकारियों की कमेटी में से 17 पर भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से कार्रवाई करते हुए उन पर बैन लगा दिया गया। फीफा के तत्कालीन सेप ब्लैटर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। यूईएफए के हेड माइकल प्लेटिनी पर प्रतिबंध लगा। फीफी की वाइस प्रेसिडेंट जैक वार्नर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, और इस मामले को सबके सामने लाने वाले चक ब्लेजर ने भी पैसे लेने की बात कबूल करी। 2020 में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने माना कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान बनाने के लिए घूस ली गई थी। 2 दिसंबर 2010 को ज्यूरिक में फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने कतर को 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन की जिम्मेदारी दी थी। उस समय सेप ब्लैटर ने कहा था कि हमें नई जगहों पर जाना चाहिए और अरब देशों को भी फुटबॉल के विकास का हकदार बनने का मौका दिया जाना चाहिए। यह बताना जरूरी है कि कतर की ओर से निविदा प्रक्रिया के चेयरमैन शेख मोहम्मद बिन हमाद अल थानी ने विश्व कप का आयोजन पाने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी, और जीतने के बाद कतर ने कहा था कि वो फुटबॉल के खेल को आगे बढ़ाएंगे और हम पर सबको गर्व होगा। लेकिन फीफा आयोजन के लिए सिर्फ ऊंची बोली ही काफी नहीं होती। यह भी देखा जाता है कि उस देश में फुटबॉल को लेकर आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या संभावनाएं। वैसे 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ कतर भी निविदा प्रक्रिया में शामिल हुआ था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया वो देश था जो कि 2006 के बाद से हर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाता आ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो कतर के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया कहीं ज्यादा बड़ा दावेदार था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले ही वोटिंग से बाहर हो गया था। वैसे हाल ही में सेप ब्लैटर ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन चाहते थे, लेकिन अन्य लोगों के वोटों की वजह से ये नहीं हो सका। लेकिन जिस कतर की फुटबॉल टीम कभी ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ नहीं पाई और जिस देश में कभी इस तरह का आयोजन नहीं हुए, वो कतर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रहा था। इतना ही नहीं, कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन सफलतापूर्वक करवाने के लिए फीफा ने कई नियमों को भी बदल डाला। आमतौर पर फीफा वर्ल्ड कप जून जुलाई के महीने में होता है, लेकिन फीफा अधिकारियों ने कतर को नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन करने का फैसला सुनाया। क्योंकि जून जुलाई में कतर का मौसम बेहद गर्म होता है, वहीं इस फैसले में कई बड़ी फुटबॉल लीग्स पर भी प्रभाव पड़ा है और उनका आयोजन फीफा वर्ल्ड कप के हिसाब से करना पड़ रहा है। लेकिन फीफा ने इन लीग्स को वर्ल्ड कप के हिसाब से ही शेड्यूल बनाने को कह दिया। इतना ही नहीं, कतर ने जब फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन की जिम्मेदारी ली, तब उसके पास इस स्तर के फुटबॉल स्टेडियम तक नहीं थे। दरअसल
कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान बनने के बाद खुद को एक प्रगतिवादी देश के तौर पर दिखाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन असल में कतर शरिया कानून पर चलने वाला एक इस्लामिक देश ही है, जो कि LGBTQ, शराब और महिलाओं से जुड़े कई मामलों पर कतर में सख्त सजा दी जाती है। और फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से पहले कतर ने खिलाड़ियों से लेकर फुटबॉल फैंस तक के लिए कई सारे कड़े नियम बना दिए थे। इतना ही नहीं, कतर ने किसी भी तरह के मानवाधिकार का समर्थन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इन सभी के बीच कतर ने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी छवि को चमकाने के लिए पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को विज्ञापन के लिए बुलाया और ऐसे ही दर्जनों विज्ञापनों के जरिए खुद को प्रगतिवादी घोषित करने की जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश करी। लेकिन यहां पर कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन की जिम्मेदारी मिलने के बाद 12 सालों में दोहा के करीब एक नया शहर ही बसा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 7 बड़े फुटबॉल स्टेडियम, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, होटल, सड़कों समेत मूलभूत सुविधाओं से युक्त एक शहर का निर्माण किया और इसके लिए करीब $220 बिलियन खर्च किए। लेकिन करीब 30 लाख की जनसंख्या वाले देश कतर में ये सभी चीजें इतनी आसानी से नहीं बनी। इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका और भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया। इन 12 सालों में करीब कहा जाता है कि 6000 से भी ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, लेकिन कतर ने कहा कि इनमें से सिर्फ 37 मौतें ही फीफा वर्ल्ड कप की साइट्स पर हुई हैं और इनमें से महज 3 लोगों की मौत के ही काम की वजह से हुई, बाकी सब प्राकृतिक मौत मरे। कई संस्थाओं ने कतर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी आरोप लगाया, लेकिन फीफा इस पर शांति रहा। भ्रष्टाचार से लेकर मानवाधिकारों के उल्लंघन तक के गंभीर आरोपों के बावजूद भी कतर से फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस नहीं ली जा सकी। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात थी। और जिस तरीके से यहाँ पर जो काम हुए हैं, जिस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हुआ है कि कतर की बोली से लेकर कतर को मेजबानी मिलने तक की हर एक चीज के ऊपर जितने सवालिया निशान लगे हैं, उतने पास्ट में शायद ही कोई ऐसी टीम रही है, शायद ही कोई ऐसा देश रहा हो कि उसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे। और कतर में वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद जिस तरीके से धर्मांतरण की बातें आ रही हैं, जाकिर नायक के वहां पर पहुंचने की बातें हुई, तो इन सभी ने साफ तौर पर बता दिया कि भाई आखिर कतर इस वर्ल्ड कप से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। किस तरीके से कतर ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, मैं यूँ कहूँगा, डाउनग्रेड करने की कोशिश करी। और डाउनग्रेड भी छोटे मोटे तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से किया कि वो हर एक चीज़ को अपने तरीके से अपने स्तर पर मनवा सके। लेकिन बात वही, चीज़ें सभी के सामने हैं। अगली बार कतर को मेज़बानी मिलती है या नहीं, ये तो एक बात की बात होगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए कतर ने इस बात को बता दिया है कि उसको मेज़बानी देने का फैसला फीफा का सबसे बड़ा फैसला था। लेकिन ये बड़ा फैसला गलत साबित हुआ, और गलत इसलिए भी हुआ क्योंकि इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी लिप्त था। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।